जय श्री राम सभी को। आज अभी हम करते हैं लिपिन कोट जो बुक है बच्चों, कौन सी लिपिन कोट बुक के क्वेश्चंस किसके लिए, नोट सेट 11 के लिए। ठीक है, नोट सेट 11 के लिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन करवाए थे, और ये मेरी हर एक वीडियो बच्चों मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होगी, और आपने 2x की स्पीड पे देखने और लिपिन कोट बुक के क्वेश्चन आपने करने हैं ताकि आपके सिनेरियो वाइज आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले। सबसे पहले हम करें अब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। अब हम करेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन आ गया समझ, जो कि है बर्न पे क्वेश्चन हमेशा बनता ही है, या तो एक क्वेश्चन बने या फिर 2 क्वेश्चन बने। आपने क्या करना है, अच्छे से देख के जाने हैं बर्न के क्वेश्चंस। ठीक है, समझ आई सभी को? यस। अब देखो, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कहता है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आग लग गई है, बिल्डिंग में आग लग गई है। एक सेकंड रुको। यस, बिल्डिंग में आग लग गई है, बहुत सारे रेजिडेंट हैं उनको बाहर निकाल कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग जल गए हैं। तो आपने कौन सी क्लाइंट ऐसे हैं जिनको आप बर्न सेंटर के अंदर भेजोगे? तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करने जिनको आप भेजोगे। पहली बात मेरी याद रखना, देखो भाई, जो बच्चे 10 साल की उम्र के कम हैं, या फिर जो अडल्ट, जो बूढ़े लोग 50 साल से ज़्यादा हैं, मतलब जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है, उनमें अगर 10% बर्न होता है तभी हम भेज देते हैं किसके अंदर, बर्न सेंटर के अंदर। अगर मैं बताऊं 11 से 49 ईयर की एज में अगर 20% से ज़्यादा बर्न होता है तब हम भेजते हैं किसके अंदर, बर्न एरिया के अंदर, बर्न सेंटर के अंदर, सॉरी। तो इसमें है देखो 10 साल से कम का है, मतलब 8 साल का बच्चा है, और उसको क्या हुआ, 3rd डिग्री बर्न। कहीं भी 3rd डिग्री बर्न आए तो हमें भेजना है, और इसको क्या है, 10% बर्न है। ठीक है, तो हम इसको भेजेंगे। दूसरा आता है जिन्होंने स्मोक को इनहेल किया, तो इसको क्या है, इसको भी हम भेजेंगे, क्योंकि हमारी एयरवे को मेंटेन करना हमारी पहली प्रायोरिटी है। दूसरा है किसी को अगर डायबिटिक, किसी को किडनी की कोई दिक्कत हो तब भी हम उसको रेफ़र करते हैं। लेकिन इन 2 ऑप्शन में क्या बता रखा है कि भाई लेफ़्ट लेग के ऊपर बर्न हुआ है या फिर राइट आर्म के अंदर बर्न हुआ है, तो ये हमारी इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। आगे समझ। नेक्स्ट चलो, अगला है सेकंड क्वेश्चन। इसमें नर्स क्या कर रही है, असेस कर रही है एक 80 साल के क्लाइंट को जिसको क्या हुआ है, स्केल्ड बर्न हुआ है हाथों के ऊपर और दोनों फोर आर्म के ऊपर। ठीक है, 1st और 2nd डिग्री बर्न हुआ है, 10% से ज़्यादा बर्न हुआ है। तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना, जो स्केल्ड बर्न होता है उसमें वो इतना ज़्यादा मतलब उसमें इतने ज़्यादा हाई रिस्क नहीं होता किसका इन्फेक्शन होने का, उसको आपने क्लीन नहीं करना है, कवर करने की इसको ज़रूरत नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों वो होता है 3rd। इसमें हम रेफ़र करने का काम करेंगे, क्लीनिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, और कवर ड्रेसिंग की भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर देंगे, रेफ़र कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो को, आपने फेजेस पढ़ने हैं किसके, बर्न के, कौन से फेजेस हैं। अब देखो ये क्या कर रहा है, जब रिसस्टिटेटिव फेज था बर्न इंजरी का, कौन सा इंडेक्स, मतलब कौन सा इनमें से ऐसा इंडिकेट है कि इन चारों में से आपने बताना है कि फ्लूइड रिसस्टिटेशन की क्या है बच्चों ज़रूरत है। देखो भाई, जैसे क्या होता है, बर्न होता है, बर्न होने के बाद जो फ्लूइड होता है वो शिफ्ट होता है कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। तो जो इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम होती है, मतलब वेसल के अंदर वॉल्यूम होती है, वो कम हो जाती है। अगर वेसल के अंदर वॉल्यूम कम होगी तो परफ्यूज़न जो जाएगा किडनी को वो भी कम होगा। किडनी के पास इतना ज़्यादा परफ्यूज़न नहीं है, मतलब किडनी के पास इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं है, तो वो इतना अच्छा काम नहीं करेगी। और इससे होता क्या है, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ आया? सीरम क्रिएटिनिन का लेवल जब बढ़ेगा तब हमें फ्लूइड देना ही पड़ेगा। अब देखो सेकंड आया समझ में, पेजेस आप पक्का देख लेना। अब देखो इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ आपको। लिटिल फ्लक्चुएशन है बॉडी वेट पे, तो आपको फ्लूइड देने की ज़रूरत नहीं है। हार्डली यूरिन आउटपुट 60 ml है, अगर 30 से कम होता तब भी हम ध्यान देते, लेकिन ऑप्शन में 60 ml दे रखा है। सीरम एल्ब्यूमिन लेवल कितना है, 3.8। नॉर्मल जो एल्ब्यूमिन की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 3.5 से लेकर 5 तक क्या होती है, 5 ग्राम पर DL तक क्या होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगला ये आप खुद से निकाल के दोगे और कमेंट में मेरे को जवाब दोगे इसका। ठीक है, रूल ऑफ 9 ये सभी को आता है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं।
नेक्स्ट है क्लाइंट क्या कर रही है, एक नर्स है वो केयर कर रही है किसकी, क्लाइंट की, जो उसको सीवियर क्या है, बर्न है, जिसको फ्लूइड रिससिटेशन की ज़रूरत है। कौन सा ऐसा इंडेक्स है कि क्लाइंट मतलब कौन सा इन चारों में से कौन सा ये इंडिकेट करता है कि फ्लूइड रिससिटेशन अच्छे से हो रहा है, मतलब फ्लूइड अच्छे से जा रहा है। बताओ, इसका करेक्ट आंसर जाएगा सी, क्योंकि यूरिन आउटपुट एक ऐसा है जो हमें बेस्ट इंडिकेटर होता है किसका, फ्लूइड रिससिटेशन का, कि शरीर में फ्लूइड अच्छे से गया है या नहीं है। ये कैसे कट हो जाएगा, बीपी, क्योंकि इसमें से पहले ही बीपी कम ही है बच्चों, अच्छा कैसे हुआ ये, है ना। अगला, कौन सी एक्टिविटी होती है जो नर्स होती है वो इंक्लूड करेगी किसके अंदर, अपनी केयर के अंदर, मतलब ड्रेसिंग। मान लो आप एक बर्न का पेशेंट आपके पास और आपने क्या करनी है, ड्रेसिंग चेंज करनी है, पेशेंट की ड्रेसिंग चेंज करनी है, तो आप ऐसा क्या काम करोगे ड्रेसिंग करने से पहले। बच्चों ध्यान रखना, हम एनाल्जेसिक देने का काम करते हैं, क्योंकि जो गहरा वुंड होता है ना, जो डीप वुंड होता है, उसमें क्या होता है भाई, जब वो एयर के एक्सपोज में आता है ना तो पेशेंट को ज़्यादा पेन होती है, वो जो नर्व एंडिंग होती है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, इस वजह से हमें एनाल्जेसिक देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है भाई आप ड्रेसिंग को सोक करोगे, उसको रिमूव करोगे या फिर ब्लंट सीजर से उसको काटोगे, ऐसा ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है, एक क्लाइंट है जिसको मेजर बर्न इंजरी है, टीपीएन दिया गया, तो अगर टीपीएन दोगे तो उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आएगा। ये देख, टीपीएन का काम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक करने का काम नहीं होता, ना ही कोई जीआईटी के अंदर होता, ना ही विटामिन मिनरल्स का होता। तो करेक्ट आंसर जाएगा ये, अगर आप टीपीएन दोगे तो उसके अंदर जो कैलोरी और प्रोटीन का इंटेक है वो अच्छा होगा पेशेंट के अंदर। अब देखो, एक ग्राफ्ट होता है जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना बर्न के बाद, बायोलॉजिकल बर्न ग्राफ्ट का आपने फ़ायदा बताना है, और ग्राफ्ट का नाम क्या है, पोर्साइन ग्राफ्ट है। ये ग्राफ्ट का क्या काम होता है, तो ये ग्राफ्ट होता है ना वो एपिथेलियल सेल को प्रमोट करता है, उसकी ग्रोथ को। इसका काम स्किन को टाइट करना नहीं होता, वुंड को क्लोज करना नहीं होता, सबक्यूटेनियस टिश्यू की डेवलपमेंट करना नहीं होता। ये क्या करता है, ग्रोथ करवाता है किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। और दूसरा ये क्या करता है, जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं ना, जो ज़्यादा बनते हैं बाद में, उनकी भी कम फॉर्मेशन करवाता है। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा फैक्टर है, देखो बच्चों इसमें लीस्ट इन्फ्लुएंस पूछा गया है, मतलब जिसका सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। मतलब आपने क्या किया है, ग्राफ्ट आपने एक पेशेंट को बर्न हुआ, उसके बाद आपने ग्राफ्टिंग की है, ग्राफ्टिंग करने के बाद सबसे ऐसा फैक्टर बताना जिसका सबसे कम मतलब हील होने में सबसे कम इफेक्ट आता है। सबसे पहले, अगर इन्फेक्शन का एब्सेंस है, ये तो अच्छी बात है भाई, वुंड के अंदर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वुंड के अंदर एडिक्वेट वेस्कुलाइजेशन होना चाहिए, और आपने जो ग्राफ्टेड पार्ट है उसको आपने इमोबिलाइज करना है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए आप एनाल्जेसिक का यूज़ करो, ये इतना इफेक्टिव फैक्टर नहीं है। हमारा ये काम है, इससे क्या होता है, ग्राफ्टिंग जल्दी मतलब बर्न जल्दी वो होता है, ठीक होता है ना। नेक्स्ट आता है, जो नर्स होती है वो प्लान करती है रिहेबिलिटेशन कब शुरू करती है, मतलब एक बर्न क्लाइंट है, आप रिहेबिलिटेट कब करवाओगे, बर्न होने के तुरंत बाद, या फिर आफ्टर द क्लाइंट, जब क्लाइंट का सर्कुलेटरी सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए, या फिर ग्राफ्टिंग के बाद, या फिर क्लाइंट का पेन चला जाए तब। बताओ, सभी करेक्ट आंसर दोगे। रिहेबिलिटेशन हम स्टार्ट करते हैं जब क्लाइंट का सर्कुलेटरी स्टेटस जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है, उसके बाद हम रिहेबिलिटेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट है, बर्न के अर्ली फेज़ के अंदर जो नर्स होती है वो क्लाइंट को किसके लिए असेस करेगी, बर्न होने के बाद क्या हो जाती है बच्चों, सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाती है, सेल टूट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पोटाशियम रिलीज़ होता है, और वो क्या कर देता है, हाइपर कैलेमिया कर देता है। हाइपर कैलेमिया होगा तो एल्कलोसिस नहीं होता, एसिडोसिस होता है बच्चों, और इसका कोई रोल नहीं है बर्न के अंदर। हाइपो और हाइपरनेट्रीमिया हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा क्लाइंट है ऐसा जिसको ईटी ट्यूब या टीटी ट्यूब की रिक्वायरमेंट है, कौन सा है। इसमें पहला ही ध्यान रखना, जिसके अंदर एयरवे की दिक्कत है, मतलब हमें हमारा पहला काम होता है एयरवे को पेटेंट करना, ठीक है। तो अब देख, इनके अंदर सेकंड डिग्री है और केमिकल बर्न, इनके अंदर हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती ईटी और टीटी ट्यूब की। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक क्लाइंट है जो फ्लूइड
की रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं किसके साथ, आरएल के साथ, उसकी बॉडी में क्या है 40% बर्न हुआ है 10 घंटे पहले। जब हमने असेसमेंट किया तो हमने देखा टेम्परेचर है वो 36.2 है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है, बीपी कम है, सीवीपी है वो भी कम है, यूरिन आउटपुट भी कम है पिछले 2 घंटे से। इस पे हाईलाइट रखना कि यूरिन आउटपुट कम है पिछले 2 घंटे से। आईवी रेट है वो इतना है। और आपने सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट रिकमेंडेशन के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू जो नर्स होती है वो कॉल करती है डॉक्टर को कि वो क्या रिकमेंड करें। सबसे पहले गलत ऑप्शन है फुरसोमाइड। फुरसोमाइड क्यों है, क्योंकि पहले ही पेशेंट के अंदर ये जो सारे सिम्टम है बच्चों वो दिखाते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक को, हाइपोवोलेमिया को, कि वॉल्यूम कम हो रही है क्योंकि यूरिन आउटपुट कम है, पल्स रेट बढ़ी हुई है, बीपी कम है। तो आप क्या करोगे, आईवी रेट बढ़ाने को बोलोगे। हम प्लाज्मा नहीं देते और बर्न के अंदर हम डेक्सट्रोज नहीं देते, हम आरएल देते हैं मोस्टली, है ना। अगला क्वेश्चन, इनिशियल फेज़ के बर्न होने के इनिशियल फेज़ में जो नर्स होती है वो किसके ऊपर फोकस करती है। भाई बर्न होने के बाद किसी का भी पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो नेगेटिव ही सोचता है, हाइजीन का काम नहीं होता। हमारा मेन काम होता है इन्फेक्शन से क्या करना, प्रिवेंट करना। और ये बाद की बात होती है भाई ग्राफ्टिंग वगैरह की। अब देखो इसमें द रेट एट विच आईवी फ्लूइड आर इन्फ्यूज, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, मतलब क्लाइंट में हमें कितना आईवी फ्लूइड देना है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। सबसे पहले आता है, ये होता है सेकंड ऑप्शन, टोटल बॉडी वेट के ऊपर या कितना बॉडी सरफेस बर्न हुआ है। देखो भाई जो लीन बॉडी वेट होता है ना, लीन मसल मास, ये खाली मसल के मास को बताता है, ठीक है। और इसमें हाइट से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, मैं टोटल इसमें 20 क्वेश्चन कराऊंगी, अभी हम 16th क्वेश्चन पे हैं, ठीक है। और आप 2x की स्पीड पे देखना वीडियो को ताकि जल्दी जल्दी समझ आए, और रिपीट कर लेना, मतलब एक बार देखिए दूसरी बार देख लेना ताकि अच्छे से समझ आ जाए, है ना। नर्स होती है वो, एक नर्स है जो केयर कर रही है किसकी, एक असेसमेंट कर रही है किसकी, एक क्लाइंट का जिसका जीआईटी सिस्टम में बर्न इंजरी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले नर्स किसके लिए असेस करेगी, तो नर्स असेस करेगी भाई कर्लिंग अल्सर के लिए, क्योंकि ये माना गया है। एक सेकंड वेट करना, मैं भी आती हूँ। ये थ्योरी ये माना गया है कि अगर कर्लिंग मतलब जैसे जैसे ना बर्न होता है, जीआईटी का बर्न होता है, तो जीआईटी में जो ब्लड सप्लाई होती है वो बच्चों क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो HCl का सीक्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और देयर इज़ अ चांस, मतलब बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बर्न में कर्लिंग अल्सर बनने के। कर्लिंग और कुशिंग, मतलब ये ना एक और अल्सर होता है इससे रिलेटेड ही, जिसको हम स्ट्रेस अल्सर भी हम बोलते हैं, वो आपने पढ़ लेना है कि इनमें क्या फ़र्क होता है। लेकिन बर्न में याद रखना इसमें कर्लिंग अल्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से ऐसे आईवी पेन मेडिकेशन हम देते हैं बर्न वाले पेशेंट को। हमेशा याद रखना हम आईवी ओपियोइड देते हैं, ओरल इनमें बहुत टाइम लगता है। एंजाइटी की दवाई हम देते ही नहीं हैं और IM भी नहीं देते, इसमें प्रायोरिटी होती है हमारी आईवी देने की। अगली पार्कलैंड फार्मूला, हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि अभी जो पार्कलैंड फार्मूला है वो क्या है। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या, मैं अगली वीडियो में आपको बर्न के फेजेस पढ़ाऊंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। रिसस्टिटेटिव फेज कौन सा है, इमरजेंट कौन सा है ना, वो वाला। नेक्स्ट, ये काम के नहीं है भाई, जो काम के होंगे ना वो कराऊंगी, ये बकवास क्वेश्चंस हैं। ओके थैंक यू, है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपने सबसे पहले तो पार्कलैंड फार्मूला इस वीडियो के कमेंट करना है कि क्या है अभी, है ना। चलो अभी नेक्स्ट कल मिलते हैं, ओके।